यह एक बहुत ही गहरा, यथार्थवादी और विचारणीय विषय है। पैराडॉक्स की ओर इशारा किया है। उसे अर्थशास्त्र की भाषा में संसाधन का अभिशाप, रिसोर्स कर्स या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक है कि जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, वहाँ की आम जनता अक्सर सबसे ज़्यादा गरीब, शोषित और पिछड़ी हुई होती है। पहाड़ों को खोदकर जो दौलत निकलती है, वो चंद अरबपतियों की तिजोरियों में जाती है, जबकि स्थानीय जनता के हिस्से में सिर्फ विस्थापन, प्रदूषण, बीमारियां और गहरे गड्ढे आते हैं। असली अमीरी खदानों से नहीं, बल्कि शिक्षा और मानव संसाधन, ह्यूमन कैपिटल से आती है। ये लेख इस बात का विश्लेषण करता है कि क्यों जापान बिना खनिजों के भी एक महाशक्ति है और क्यों झारखंड अपार संपदा के बावजूद गरीबी से जूझ रहा है। 1. प्रस्तावना। दो अलग अलग दुनिया का विरोधाभास। दुनिया के नक्शे पर अगर हम दो क्षेत्रों, जापान और भारत के झारखंड राज्य का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें विकास और विनाश की एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाई देती है। एक तरफ जापान है। ये छोटे छोटे ज्वालामुखीय द्वीपों से बना एक देश है। यहाँ न तो लोहे की खदानें हैं, न कोयले के भंडार हैं, न तेल के कुएं हैं और न ही सोने चांदी की खदानें। इसके ऊपर से ये देश हर साल सैकड़ों भूकंपों और सुनामी का सामना करता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इस देश ने 2 परमाणु बमों का दंश झेला और पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन आज जापान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरी तरफ भारत का झारखंड राज्य है। ये प्रकृति के खजाने से भरा हुआ है। भारत का लगभग 40% खनिज संसाधन, कोयला, यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, सोना, चांदी और लौह अयस्क अकेले इसी राज्य में है। इसे भारत का रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन इतनी अपार संपदा के बावजूद झारखंड भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यहाँ कुपोषण, निरक्षरता और बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। ये सीधा सवाल उठाता है, क्या प्राकृतिक संसाधन वरदान है या अभिशाप? 2. जापान की सफलता, खदानों की नहीं, दिमाग की खुदाई। जापान ने दुनिया को ये साबित कर दिया कि किसी भी देश की असली संपत्ति जमीन के नीचे नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर चलने वाले लोगों के दिमाग में होती है। जापान की सफलता के मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं। शिक्षा पर सर्वोच्च प्राथमिकता। 19वीं सदी में मेजी रेस्टोरेशन के बाद और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित किया। उन्होंने समझा कि चूंकि उनके पास बेचने के लिए कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसलिए उन्हें अपने लोगों को ही सबसे मूल्यवान संसाधन बनाना होगा। नवाचार, इनोवेशन और तकनीक। कोयला या लोहा बेचने के बजाय जापान ने दुनिया भर से कच्चा माल खरीदा, अपनी तकनीक और ज्ञान का उपयोग करके बेहतरीन उत्पाद, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स बनाए और उन्हें वापस दुनिया को महंगे दामों पर बेचा, जैसे टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक। अनुशासन और सामाजिक पूंजी। जापानी समाज ने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक विकास पर ध्यान दिया। उनकी शिक्षा प्रणाली सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि नागरिक कर्तव्य, स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाती है। मानव संसाधन विकास, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जापान ने पहाड़ों में ड्रिलिंग करने के बजाय अपने युवाओं के कौशल में ड्रिलिंग की। उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में निवेश किया। निष्कर्ष। जापान अमीर इसलिए है क्योंकि उसने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान असीमित है, जबकि कोयला और लोहा एक दिन खत्म हो जाएगा। 3. झारखंड का दर्द, 40% खनिज और 100% शोषण। झारखंड की कहानी इसके ठीक उलट है। यहाँ की जमीन के नीचे काला हीरा, कोयला और लाल सोना, लौह अयस्क है, लेकिन जमीन के ऊपर रहने वाले मूल निवासी और आदिवासी सदियों से हाशिए पर हैं। कॉर्पोरेट लालच और अरबपतियों की तिजोरी। जब किसी पहाड़ी पर ड्रिलिंग होती है, तो वहां से करोड़ों अरबों रुपए का खनिज निकलता है। लेकिन अर्थशास्त्र का ये कड़वा सच है कि खनन, माइनिंग एक पूंजी गहन, कैपिटल इंटेंसिव उद्योग है, श्रम गहन, लेबर इंटेंसिव नहीं। खदानों का ठेका बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों या देश के शीर्ष अरबपतियों को मिलता है। भारी मशीनों के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के नाम पर केवल मजदूरी या दिहाड़ी का काम मिलता है। खनिज बेचकर जो भारी मुनाफा होता है, वो सीधा कॉर्पोरेट मुख्यालयों, मुंबई, दिल्ली या विदेशों में चला जाता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था में उस मुनाफे का 1% हिस्सा भी नहीं रुकता। जनता के हिस्से के गड्ढे और बर्बाद पर्यावरण। पब्लिक विल गेट होल एंड मेक मोर पुअर। जनता को गड्ढे मिलेंगे और वो और गरीब होगी। ये झारिया और जादूगोड़ा जैसी जगहों की नंगी सच्चाई है। जमीन का छिनना। खदानें खोलने के लिए आदिवासियों और किसानों से उनकी जल, जंगल और जमीन छीन ली जाती है। जो किसान अपनी जमीन का मालिक था, वो उसी जमीन पर दिहाड़ी मजदूर बन जाता है। पर्यावरणीय विनाश।
खुली खदानों ओपन कास्ट माइनिंग के कारण हरे भरे पहाड़ विशाल गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। दामोदर जैसी नदियां खदानों के कचरे से प्रदूषित होकर काली पड़ गई हैं। भूमिगत आग और बीमारियां। झरिया के कोयला क्षेत्रों में पिछले 100 सालों से जमीन के नीचे आग धधक रही है। वहां की हवा में इतना जहर है कि लोग टीबी, अस्थमा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से मर रहे हैं। जादूगोड़ा में यूरेनियम खनन के कारण रेडिएशन से विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। विस्थापन का दर्द। खदान का काम खत्म होने के बाद कंपनियां उस जगह को एक बड़े जहरीले गड्ढे के रूप में छोड़कर चली जाती हैं। स्थानीय लोगों के पास न तो खेती के लिए जमीन बचती है और न ही पीने के लिए साफ पानी। 4. खनन अर्थव्यवस्था बनाम ज्ञान अर्थव्यवस्था, माइनिंग वर्सेस नॉलेज इकोनॉमी। एक समाज केवल जमीन खोदकर कभी विकसित नहीं हो सकता। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। खनन अर्थव्यवस्था, झारखंड का वर्तमान मॉडल। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, जापान का मॉडल। सीमित संसाधन, कोयला या लोहा एक दिन खत्म हो जाएगा। असीमित संसाधन, ज्ञान, विचार और तकनीक कभी खत्म नहीं होते, वे बढ़ते हैं। मुनाफे का केंद्रीकरण, सारा पैसा चंद अरबपतियों, बिलियनर्स और राजनेताओं के पास जाता है। धन का समान वितरण, शिक्षित समाज में नौकरियां पैदा होती हैं और मध्यम वर्ग मजबूत होता है। विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव, पर्यावरण का नाश, विस्थापन, प्रदूषण। सृजनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, नए उद्योगों का निर्माण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार। निर्भरता, ये अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजार में खनिजों की कीमतों पर निर्भर करती है। आत्मनिर्भरता, ये नवाचार और मानसिक बौद्धिकता पर निर्भर करती है। 5. असली अमीरी शिक्षा से आती है। एक वैचारिक दृष्टिकोण। जब कोई राज्य अपनी जमीन से खनिज निकालता है तो वो वास्तव में अपनी पूंजी कैपिटल को बेच रहा होता है, आय, इनकम नहीं कमा रहा होता। ये वैसा ही है जैसे घर का खर्च चलाने के लिए घर के बर्तन और जेवर बेचना। जब सारे बर्तन बिक जाएंगे तो क्या होगा? दूसरी ओर, शिक्षा वो निवेश है जो हर पीढ़ी के साथ चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता है। 1. शिक्षा जागरूकता लाती है। जब एक समाज शिक्षित होता है तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है। तब कोई भी कंपनी आकर उनकी जमीन कौड़ियों के भाव नहीं छीन सकती। 2. वैकल्पिक रोजगार। शिक्षा लोगों को खदानों की खतरनाक मजदूरी से निकालकर आईटी, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में ले जाती है जहां पैसा भी है और सम्मान भी। 3. भ्रष्टाचार पर रोक। एक शिक्षित समाज अपने नेताओं से सवाल पूछता है कि खदानों से मिलने वाली रॉयल्टी का पैसा स्कूलों और अस्पतालों पर क्यों नहीं खर्च हो रहा है। 6. समाधान। आगे का रास्ता क्या है? झारखंड और ऐसे अन्य संसाधन संपन्न राज्यों को गरीबी के इस दुष्चक्र, विशिष्ट साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। खनिजों पर स्थानीय अधिकार। खनन से होने वाले मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे उस ग्राम सभा या पंचायत के विकास के लिए आरक्षित होना चाहिए जहां से वह खनिज निकला है। यद्यपि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन -DMF- बना है, लेकिन इसमें भारी भ्रष्टाचार है जिसे रोकना होगा। खदानों से ध्यान हटाकर मानव संसाधनों पर फोकस। सरकार को नई खदानों के पट्टे, लीसेस देना कम करना चाहिए और राज्य के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा विश्व स्तरीय स्कूल, कॉलेज और कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाने में लगाना चाहिए। पर्यावरण की बहाली, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। जो गड्ढे बन चुके हैं, कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य किया जाना चाहिए कि वे उन्हें भरें, वहां वृक्षारोपण करें और जमीन को फिर से रहने लायक बनाएं। इको टूरिज्म और कृषि को बढ़ावा। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति अद्भुत है। खनन के बजाय यहां पर्यटन, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और वन उपज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन, कि ये बात 100% सत्य है कि पहाड़ों की खुदाई से सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग अमीर बनते हैं, जबकि आम जनता के हिस्से में जमीन के खोखले गड्ढे और गरीबी की गहरी खाई आती है। जापान का उदाहरण हमारे सामने एक जीता जागता सबूत है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी कोई बाधा नहीं है यदि आपके पास शिक्षित और अनुशासित नागरिक हैं। झारखंड के पिछड़ेपन का कारण खनिजों की कमी नहीं, बल्कि उन खनिजों की लूट और वहां के मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य की घोर उपेक्षा है। जब तक झारखंड और भारत जमीन के नीचे मौजूद काले कोयले को छोड़कर जमीन के ऊपर बैठे बच्चों के सुनहरे भविष्य यानी शिक्षा पर निवेश नहीं करेगा, तब तक यह शोषण जारी रहेगा और राज्य गरीब ही बना रहेगा। असली खजाना जमीन की गहराइयों में नहीं, बल्कि एक स्कूल की कक्षाओं में छिपा होता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय है। अपने जिस विचार को छुआ है वो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का सबसे बड़ा सबक है। जब प्रकृति आपको संसाधन नहीं देती तो आपको खुद को ही सबसे बड़ा संसाधन बनाना पड़ता है। जापान ने ठीक यही किया। बिना तेल, गैस, लोहा या कोयले के और भूकंपों से लगातार जूझते हुए भी इस देश ने केवल अपने लोगों के दिमाग, एजुकेशन,
हाथों के हुनर, स्किल और पसीने, हार्ड वर्क के दम पर खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया। यह लेख जापानी शिक्षा प्रणाली की जड़ों, उनके काम करने की संस्कृति और कौशल विकास के उन रहस्यों को उजागर करता है जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की कमी को पूरी तरह से हरा दिया। 1. प्रस्तावना। राख से महाशक्ति तक का सफर, फ्रॉम एशेज टू सुपर पावर। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जा चुके थे। देश के पास न पैसा था, न प्राकृतिक संसाधन और न ही कोई मजबूत औद्योगिक ढांचा। उनके पास केवल एक चीज बची थी, उनके लोग। जापान के नीति निर्माताओं ने एक कड़वा सच स्वीकार किया, उनके पास निर्यात एक्सपोर्ट करने के लिए जमीन के नीचे कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने एक नई राष्ट्रीय नीति अपनाई। कच्चा माल आयात करो, उसमें अपने ज्ञान और कौशल से मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन करो और फिर उसे दुनिया को बेचो। कच्चे लोहे की कीमत कुछ रुपए प्रति किलो होती है, लेकिन जब जापानी इंजीनियर उसी लोहे से टोयोटा कार या बुलेट ट्रेन बनाते हैं तो उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। ये जादू खदानों का नहीं, बल्कि मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल का था। 2. जापानी शिक्षा प्रणाली, ज्ञान से पहले संस्कार, मैनर्स बिफोर नॉलेज। जापान की सफलता की नींव उसकी शिक्षा प्रणाली में रखी गई है। वहाँ की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल साक्षर बनाना या डिग्रियां बांटना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार, अनुशासित और मेहनती नागरिक तैयार करना है। क. ज्ञान से पहले चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। जापानी स्कूलों में शुरुआती 3 वर्षों, कक्षा 3 तक या 10 साल की उम्र तक, बच्चों की कोई औपचारिक परीक्षा एग्जाम नहीं होती। इस अवधि का उद्देश्य बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करना नहीं, बल्कि उनके चरित्र को आकार देना है। उन्हें दूसरों का सम्मान करना, जानवरों और प्रकृति के प्रति दयाभाव रखना और न्यायपूर्ण होना सिखाया जाता है। इसे दोटोकू या नैतिक शिक्षा कहा जाता है। वहाँ माना जाता है कि अगर इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है तो उसकी बुद्धिमत्ता समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। ख. ओसोजी, सफाई के माध्यम से समानता और विनम्रता। जापानी स्कूलों में सफाई कर्मचारी, जैनिटर्स नहीं होते। छात्र और शिक्षक मिलकर हर दिन स्कूल की सफाई करते हैं, कक्षाओं से लेकर शौचालयों तक। यह प्रथा बच्चों में श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर पैदा करती है। जब एक अमीर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा साथ मिलकर फर्श साफ करते हैं तो उनके बीच का अहंकार खत्म हो जाता है। यही बच्चे जब बड़े होकर कारखानों में या दफ्तरों में काम करते हैं तो वे अपने काम को छोटा नहीं समझते और अपने कार्यस्थल को मंदिर की तरह साफ रखते हैं। ग. एक समान शिक्षा का अधिकार, इगैलिटेरियन एजुकेशन। जापान में यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश के सबसे दूरस्थ गांव के स्कूल और टोक्यो शहर के सबसे महंगे स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता समान हो। वहाँ प्रतिभाशाली बच्चों को अलग करके वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, बल्कि कमज़ोर बच्चों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया जाता है। इस सामूहिकता ने समाज में एक मजबूत मध्यवर्ग, मिडिल क्लास का निर्माण किया है। 3. कठोर परिश्रम और कौशल का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ हार्ड वर्क एंड स्किल। जापान में काम केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना की तरह है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने उन्हें सिखाया कि किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं किया जा सकता, न सामग्री को, न समय को और न ही मानवीय क्षमता को। क्यों? शकुनिन माइनस कारीगर की भावना। शकुनिन का मतलब केवल एक कारीगर नहीं है। जापानी संस्कृति में इसका अर्थ है अपने काम में पूर्णता, परफेक्शन प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना। चाहे वो लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई हो, सुशी बनाने वाला रसोइया हो या माइक्रोचिप बनाने वाला इंजीनियर, हर जापानी अपने काम को कला के स्तर तक ले जाना चाहता है। वे ये नहीं सोचते कि मेरा काम काफ़ी अच्छा है, वे सोचते हैं कि मैं इसे कल से बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ये मानसिकता संसाधनों की कमी की भरपाई उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों से करती है। ख. काइजन माइनस निरंतर सुधार की रणनीति। ये जापानी उद्योग का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने दुनिया भर के प्रबंधन गुरुओं को हैरान कर दिया। काइजन, कई इक्वल्स चेंज, ज़ेन इक्वल्स गुड का अर्थ है निरंतर छोटे छोटे सुधार करना। पश्चिमी मॉडल में बड़े बदलावों, इनोवेशन पर जोर दिया जाता है, जबकि जापानियों का मानना है कि यदि आप हर दिन अपनी प्रक्रिया, अपने कौशल और अपने उत्पाद में 1% का सुधार करते हैं तो आप धीरे धीरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। टोयोटा जैसी कंपनियों ने काइजेन के माध्यम से कम संसाधनों, जीरो वेस्ट का उपयोग करके सबसे बेहतरीन कारें बनाई। कारखाने का एक साधारण मजदूर भी कंपनी के सीईओ को उत्पादन सुधारने का सुझाव दे सकता है। ग. इकिगाई माइनस जीवन का उद्देश्य। जापानियों के पास इकिगाई का कॉन्सेप्ट है, जिसका अर्थ है सुबह उठने का कारण,
या आपके जीवन का उद्देश्य। वे अपने कौशल, दुनिया की ज़रूरत, अपनी पसंद और जिससे पैसा कमाया जा सके, इन चारों के बीच संतुलन ढूंढते हैं। यही कारण है कि जापानी लोग रिटायर होने के बाद भी खाली बैठना पसंद नहीं करते। उनका यह अथक परिश्रम देश की अर्थव्यवस्था को निरंतर गति प्रदान करता है। 4. कुशल श्रम, स्किल्ड लेबर और औद्योगिक प्रशिक्षण। संसाधन विहीन देश के लिए केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है, उस मेहनत का कुशल स्किल्ड होना ज़रूरी है। क्यूकोसन विद्यालय माइनस बचपन से इंजीनियरिंग। जापान ने यह समझा कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ तकनीशियनों की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कोसन नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। यहाँ बच्चे 15 साल की उम्र जूनियर हाई स्कूल के बाद में प्रवेश लेते हैं और 5 साल तक गहन तकनीकी और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जब वे 20 साल के होते हैं तब तक वे उच्च श्रेणी के इंजीनियर बन चुके होते हैं। इन युवाओं ने ही जापान की रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खड़ा किया है। आजीवन रोजगार, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट और ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT। जापान की कंपनियों का मॉडल दुनिया से अलग रहा है। वहाँ कंपनियां कर्मचारियों को केवल मजदूर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानती हैं। जब कोई युवा किसी कंपनी में शामिल होता है तो कंपनी उसकी निरंतर ट्रेनिंग OJT पर भारी निवेश करती है। चूंकि कर्मचारी को पता होता है कि कंपनी उसे निकालेगी नहीं, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, इसलिए वो पूरी वफादारी और समर्पण के साथ काम करता है। इसके विपरीत, जहां प्राकृतिक संसाधन बहुत होते हैं, वहां कंपनियां मजदूरों को आसानी से बदल, हायर एंड फायर देती हैं, जिससे कभी उच्च कौशल हाई स्किल का विकास नहीं हो पाता। 5S कार्यप्रणाली, 5S मेथोडोलॉजी। जापानी कारखानों और दफ्तरों ने कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 5S का सिद्धांत दिया। 1. सीरी सॉर्ट, जो आवश्यक नहीं है उसे हटा दें। संसाधनों की बर्बादी रोकना। 2. साइटन, सेट इन ऑर्डर, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर। समय की बचत। 3. सीसो, शाइन, कार्यस्थल को हमेशा साफ रखें। मशीनों की उम्र बढ़ती है। 4. सेकित्सु, स्टैंडर्डाइज, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का मानकीकरण करें। 5. शित्सुके, सस्टेन, इन नियमों का अनुशासन के साथ पालन करें। ये कोई भारी विज्ञान नहीं है, लेकिन इस सरल अनुशासन ने जापानी मजदूरों को दुनिया का सबसे कुशल और उत्पादक प्रोडक्टिव कार्यबल बना दिया। 5. मोटाइनाई, संसाधनों की कमी से उपजी संस्कृति। जापान की सफलता को समझने के लिए मोत्ताइनाई शब्द को समझना आवश्यक है। इसका अर्थ है चीज़ों की बर्बादी पर अफसोस जताना। जब किसी देश के पास 40% खनिज संसाधन जैसे झारखंड में होते हैं तो वहाँ अक्सर संसाधनों की बर्बादी की आदत पड़ जाती है। लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत है और निकाल लेंगे, लेकिन जापान के पास कुछ नहीं था। इसी भावना ने उन्हें दुनिया में सबसे बेहतरीन ऊर्जा कुशल, एनर्जी एफिशिएंट तकनीकें बनाने के लिए प्रेरित किया। जब 1970 के दशक में दुनिया में तेल संकट, ऑयल शॉक आया तो अमेरिका की बड़ी बड़ी और ज़्यादा तेल पीने वाली कारें फेल हो गईं। तब जापान की छोटी, कम तेल खाने वाली फ्यूल एफिशिएंट कारों ने पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अभाव, स्कैर्सिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। 6. सारांश, असली खदानें ज़मीन के ऊपर होती हैं। जापान की कहानी ये साबित करती है कि अर्थशास्त्र में तुलनात्मक लाभ, कंपैरेटिव एडवांटेज, केवल प्रकृति की देन नहीं है, इसे इंसान खुद पैदा कर सकता है। अगर हम जापान की तुलना संसाधन संपन्न क्षेत्रों जैसे अफ्रीका के कई देश या भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ से करें तो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। 1. संसाधन आलसी बनाते हैं। जब पैसा ज़मीन खोदकर आसानी से मिल जाता है तो सरकारें और समाज शिक्षा, नवाचार, इनोवेशन और कौशल विकास पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। इसे ही संसाधन का अभिशाप, रिसोर्स कर्स, कहा जाता है। 2. अभाव नवाचार को जन्म देता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपको जीवित रहने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। 3. ज्ञान असीमित है। कोयला, लोहा या तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जापानी इंजीनियरों का ज्ञान, उनका कौशल और उनका अनुशासन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहेगा। निष्कर्ष, जापान ने दुनिया को एक शाश्वत सत्य सिखाया है, किसी भी देश की असली संपत्ति उसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए पत्थर या तरल पदार्थ नहीं हैं। असली संपत्ति वे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे शिक्षक हैं जो उन्हें नैतिकता सिखा रहे हैं, और वे कामगार हैं जो अपने काम को पूजा समझते हैं। यदि किसी समाज ने शिक्षा, कठोर परिश्रम और कौशल स्किल को अपना लिया है तो दुनिया की कोई भी प्राकृतिक कमी उसे अमीर और शक्तिशाली बनने से नहीं रोक सकती। यह एक अत्यंत भारत की विकास यात्रा की सबसे बड़ी बाधाओं की बिल्कुल सटीक पहचान की है। जब हम सोचते हैं कि भारत, जिसके पास अपार प्राकृतिक संसाधन है और जो दुनिया की सबसे युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड का घर है, आज भी एक विकसित राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया है, तो इसका उत्तर किसी बाहरी शक्ति में नहीं
बल्कि हमारी आंतरिक व्यवस्थाओं की विफलता में छिपा है। जिन 4 प्रमुख कारणों पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, अकुशल पेशेवर, भ्रष्टाचार और नकारात्मक राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख किया है, वे आपस में जुड़े हुए हैं और एक गरीबी का दुष्चक्र, विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी बनाते हैं। आइए इन चारों स्तंभों का गहराई से विश्लेषण करें कि ये कैसे भारत की प्रगति को रोक रहे हैं। 1. पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, रटंत विद्या और डिग्रियों की अंधी दौड़। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली काफ़ी हद तक मैकाले द्वारा स्थापित औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित है, जिसका मूल उद्देश्य ब्रिटिश राज के लिए क्लर्क पैदा करना था, न कि स्वतंत्र विचारक या वैज्ञानिक। नवाचार इनोवेशन का अभाव। हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे ज़्यादा जोर रटकर याद करने, रोट मेमोराइजेशन पर दिया जाता है। जो छात्र किताब में लिखी बातों को परीक्षा की कॉपी पर जस का तस उगल देता है, उसे टॉपर मान लिया जाता है। इसमें सवाल पूछने, क्वेश्चनिंग, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई जगह नहीं है। व्यावहारिक ज्ञान से दूरी। स्कूलों और कॉलेजों में जो पढ़ाया जाता है, उसका वास्तविक दुनिया या उद्योगों से कोई लेना देना नहीं होता। प्रयोगशालाएं, लैब्स केवल औपचारिकता के लिए होती हैं और छात्रों को हाथों से काम करने, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का कोई मौका नहीं मिलता। ग्रेड और प्रतिशत का दबाव। पूरी व्यवस्था इस बात पर केंद्रित है कि छात्र 95% या 99% अंक कैसे लाए। ज्ञान, जिज्ञासा और रचनात्मकता को नंबरों के नीचे कुचल दिया जाता है। श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर का अभाव। हमारी शिक्षा ये सिखाती है कि वातानुकूलित एसी दफ्तर में बैठकर कंप्यूटर पर काम करना ही सफलता है। प्लम्बिंग, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक जैसे तकनीकी कामों को नीचा माना जाता है। यही कारण है कि जर्मनी या जापान की तरह हमारे यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग को कभी सम्मान नहीं मिला। 2. अकुशल पेशेवर, अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स, योग्यता बनाम रोजगार। शिक्षा प्रणाली की विफलता का सीधा परिणाम हमारे अकुशल पेशेवरों की फौज के रूप में सामने आता है। यह भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास है। उद्योगों को कुशल कामगार नहीं मिल रहे हैं और युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। डिग्री है पर हुनर नहीं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जैसे कई सर्वेक्षण बार बार ये बताते हैं कि भारत में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के लगभग 50% से अधिक स्नातक सीधे तौर पर रोजगार के योग्य, अनएम्प्लॉयबल नहीं हैं। उनके पास कागजी डिग्रियां तो हैं, लेकिन उस काम को करने का व्यावहारिक कौशल, स्किल नहीं है। तेजी से बदलती तकनीक और पुराना सिलेबस। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है, लेकिन हमारे अधिकांश कॉलेजों का पाठ्यक्रम, सिलेबस 20-30 साल पुराना है। जब एक युवा कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसका ज्ञान पहले ही आउटडेटेड हो चुका होता है। कमजोर नींव, पुअर फाउंडेशन। जब प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्कूल्स में ही गणित और विज्ञान की नींव कमजोर रह जाती है, तो उच्च शिक्षा कॉलेज में रातों रात कोई चमत्कार नहीं हो सकता। अकुशलता का आर्थिक प्रभाव। जब कंपनियों को कुशल लोग नहीं मिलते तो वे भारत में निवेश करने से हिचकिचाती हैं। जो लोग अकुशल हैं, उन्हें मजबूरी में बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ता है, जिससे देश का एक बड़ा वर्ग निम्न आय के जाल, लो इनकम ट्रैप में फंसा रह जाता है। 3. भ्रष्टाचार, करप्शन, विकास को खोखला करती दीमक। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने या देने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा छिपा हुआ टैक्स है जिसे देश का सबसे गरीब आदमी चुकाता है। यह देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। नीतियों के क्रियान्वयन में रिसाव, लीकेज। भारत में नीतियों की कमी नहीं है, कमी है उनके ईमानदार क्रियान्वयन की। यदि सरकार गरीबों के लिए स्कूल, अस्पताल या सड़क बनाने के लिए 100 रुपये भेजती है, तो बिचौलियों, ठेकेदारों और भ्रष्ट अधिकारियों के कमीशन के कारण जमीन तक मुश्किल से 15-20 रुपये ही पहुंच पाते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म। ये भ्रष्टाचार का सबसे खतरनाक रूप है, जहां राजनेताओं और चंद बड़े उद्योगपतियों की सांठगांठ होती है। नियम कानून ताक पर रखकर प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, जमीन, स्पेक्ट्रम की बंदरबांट की जाती है। इससे बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन खत्म हो जाती है और आम जनता को महंगे उत्पाद और खराब सेवाएं मिलती हैं। लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म। यदि कोई आम युवा अपना कोई छोटा उद्योग, स्टार्टअप, MSME शुरू करना चाहता है, तो उसे दर्जनों लाइसेंस और मंजूरियों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और हर कदम पर रिश्वत देनी पड़ती है। यह व्यवस्था उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप की हत्या कर देती है। प्रतिभा का पलायन, ब्रेन ड्रेन। जब देश के होनहार और ईमानदार युवाओं को दिखता है कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के कारण उनकी प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, तो वे अमेरिका, यूरोप या जापान जैसे देशों में पलायन कर जाते हैं। 4. नकारात्मक शोषक राजनीतिक संस्थाएं, नेगेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डारोन एसमोग्लू ने अपनी पुस्तक वाई नेशंस फेल में बताया है कि कोई भी देश तभी गरीब रहता है जब वहां की राजनीतिक संस्थाएं शोषक,
एक्सट्रैक्टिव होती हैं, यानी वे जनता की भलाई के बजाय सत्ताधारी वर्ग की जेबें भरने का काम करती हैं। भारत के संदर्भ में इसका प्रभाव इस प्रकार है। मुफ्तखोरी की राजनीति, फ्रीबी कल्चर। राजनीतिक दल दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बजाय अल्पकालिक लाभ, शॉर्ट टर्म गेन्स पर ध्यान देते हैं। अच्छे स्कूल, गुणवत्तापूर्ण अस्पताल और स्थायी रोजगार बनाने में दशकों लगते हैं, जो एक चुनाव चक्र 5 साल से बड़ा होता है। इसलिए राजनेता चुनाव जीतने के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन या सीधे नकद बांटने का आसान रास्ता चुनते हैं। यह जनता को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय सरकार पर निर्भर, डिपेंडेंट बनाता है। गरीबी को बनाए रखने का स्वार्थ। यदि जनता अत्यधिक शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएगी तो वो राजनेताओं से रोजगार, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर कड़े सवाल पूछेगी। इसलिए शोषक संस्थाएं चाहती हैं कि जनता गरीब और बुनियादी ज़रूरतों, रोटी कपड़ा मकान में ही उलझी रहे, ताकि चुनाव के समय उन्हें आसानी से लुभाया जा सके। विभाजनकारी राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर चुनाव लड़ने के बजाय राजनीतिक संस्थाएं जनता को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटकर वोट मांगती हैं। इससे समाज की सामूहिक ऊर्जा, कलेक्टिव एनर्जी विकास के बजाय आपसी टकराव में नष्ट हो जाती है। राजनीति का अपराधीकरण। जब बाहुबली और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग धन और बल के प्रयोग से संसद और विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं, तो उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे शिक्षा या न्याय प्रणाली में कोई सुधार करेंगे। वे केवल उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जो उन्हें सत्ता में बनाए रखे। निष्कर्ष: क्या ये दुष्चक्र टूट सकता है? ऊपर दिए गए चित्र, डेमोग्राफिक डिविडेंड से पता चलता है कि भारत के पास अभी काम करने वाले युवाओं की एक विशाल फौज है। लेकिन ये लाभांश बहुत जल्द एक जनसांख्यिकीय आपदा, डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है, यदि इन युवाओं को सही शिक्षा और कौशल नहीं मिला। सारांश में, खराब शिक्षा प्रणाली ऐसे युवा पैदा करती है जो अकुशल हैं। अकुशल युवा अच्छी नौकरी नहीं पा सकते, इसलिए वे गरीब रहते हैं। गरीब और हताश जनता भ्रष्ट और नकारात्मक राजनेताओं के झूठे वादों, मुफ्तखोरी और जाति धर्म की राजनीति का आसानी से शिकार हो जाती है। और जब ये नकारात्मक राजनेता सत्ता में आते हैं तो वे शिक्षा और रोजगार सुधारने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इस तरह ये पहिया घूमता रहता है। इसे तोड़ने का एकमात्र उपाय ये है कि नागरिक जनता खुद जागरूक हों। जब जनता जाति, धर्म या मुफ्त के सामान के बजाय वोट मांगने आने वाले नेताओं से बेहतर स्कूल, आधुनिक कौशल प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग और पारदर्शी शासन की मांग करेगी, तभी भारत की नियति बदलेगी। यह भारत के भविष्य को बदलने के लिए सबसे सटीक, व्यावहारिक और आवश्यक समाधानों में से एक है। आपने बिल्कुल सही दिशा में कदम बढ़ाया है। जर्मनी पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग, सटीक मशीनों और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों जैसे मर्सिडीज, BMW, सीमेंस, बॉश के लिए जाना जाता है। उनकी इस अभूतपूर्व सफलता का सबसे बड़ा रहस्य कोई खदान या प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि उनका डुअल एजुकेशन सिस्टम, ड्यूअल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग माइनस वेट है। भारत में जहां हर साल लाखों युवा डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं जर्मनी में युवाओं की बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे कम है। आइए गहराई से समझते हैं कि ये मॉडल क्या है और इसे भारत में कैसे लागू किया जा सकता है। 1. क्या है जर्मनी का डुअल एजुकेशन सिस्टम? ड्यूअल का अर्थ है दोहरा। इस प्रणाली में छात्र एक ही समय में 2 जगहों पर सीखते हैं, कक्षा, स्कूल और कारखाना, कंपनी। 70% प्रैक्टिकल, 30% थ्योरी। इस व्यवस्था के तहत छात्र सप्ताह में 3 से 4 दिन किसी कंपनी जैसे कार फैक्ट्री, IT फर्म या प्लम्बिंग कंपनी में असली मशीनों पर काम करते हैं, और 1 से 2 दिन वोकेशनल स्कूल, व्यावसायिक विद्यालय में जाकर उस काम से जुड़ी थ्योरी, गणित, विज्ञान, डिज़ाइन पढ़ते हैं। अर्न वाइल यू लर्न, कमाने के साथ सीखना। कंपनी में काम करने के दौरान छात्र को केवल छात्र नहीं बल्कि एक ट्रेनी कर्मचारी, अप्रेंटिस माना जाता है, और उसे हर महीने एक अच्छा स्टाइपेंड वेतन दिया जाता है। उद्योगों द्वारा तैयार सिलेबस, वहाँ का सिलेबस सरकार के बाबू नहीं बल्कि खुद उद्योग, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तय करते हैं। उन्हें पता होता है कि बाजार में किस नई तकनीक की ज़रूरत है। लंबी अवधि का प्रशिक्षण, यह कोई 2-3 महीने का क्रैश कोर्स नहीं होता, बल्कि 2.5 से 3.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद छात्र उस काम में मास्टर बन जाता है। 2. भारत की वर्तमान स्थिति, ITI और पॉलिटेक्निक की विफलता। भारत में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट का ढांचा मुख्य रूप से ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और पॉलिटेक्निक कॉलेजों पर टिका है, लेकिन यह जर्मनी के मॉडल से बहुत पीछे है। आखिरी विकल्प की मानसिकता। भारत में वोकेशनल ट्रेनिंग को वो बच्चा चुनता है जिसके स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आते या जो इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस नहीं दे सकता। इसे असफल छात्रों का रास्ता माना जाता है। पुरानी मशीनें, किताबी ज्ञान।
हमारे आईटीआई में आज भी 30-40 साल पुरानी मशीनों पर काम सिखाया जाता है। जब छात्र पास होकर असली फैक्ट्री में जाता है तो उसे आधुनिक सीएनसी मशीनों या रोबोटिक्स का कोई ज्ञान नहीं होता। उद्योगों से कोई जुड़ाव नहीं। छात्र 2 साल तक सिर्फ कॉलेज की वर्कशॉप में लोहे के टुकड़े काटता रहता है। उसने कभी किसी असली फैक्ट्री का फ्लोर देखा ही नहीं होता। 3. भारत में जर्मन मॉडल को कैसे लागू किया जा सकता है? समाधान: भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड को बचाने के लिए हमें युद्ध स्तर पर इस डुअल सिस्टम को अपनाना होगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। क. उद्योगों इंडस्ट्रीज की प्रत्यक्ष भागीदारी। भारत में कंपनियां हमेशा शिकायत करती हैं कि युवाओं में स्किल नहीं है, लेकिन वे उन्हें ट्रेनिंग देने पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहती। समाधान: टाटा, रिलायंस, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे एमएसएमई उद्योगों को स्कूलों के साथ करार करना होगा। सरकार को कानून बनाना चाहिए कि एक निश्चित टर्नओवर वाली हर कंपनी को अपनी कुल वर्कफोर्स का कम से कम 10% अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में रखना अनिवार्य होगा। ख. स्कूल स्तर पर कौशल की शुरुआत कैच देम यंग। कौशल विकास की शुरुआत 12वीं कक्षा के बाद नहीं, बल्कि 8वीं या 9वीं कक्षा से होनी चाहिए। समाधान: नई शिक्षा नीति NEP 2020 में इसका प्रावधान है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना होगा। स्कूलों में अनिवार्य रूप से कोडिंग, बढ़ईगिरी, कारपेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के पीरियड होने चाहिए। ग. MSME को सरकारी प्रोत्साहन। भारत में ज़्यादातर रोजगार छोटी और मंझोली कंपनियां MSME देती हैं। वे युवाओं को स्टाइपेंड देने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम ट्रेनिंग देंगे और ये काम सीखकर किसी बड़ी कंपनी में भाग जाएगा। समाधान: सरकार को डुअल सिस्टम के तहत युवाओं को दिए जाने वाले स्टाइपेंड का 50% हिस्सा खुद वहन करना चाहिए या ट्रेनिंग देने वाली कंपनियों को टैक्स में भारी छूट, टैक्स रिबेट्स देनी चाहिए। घ. प्रमाणन सर्टिफिकेशन की सख्ती और मानकीकरण। भारत में गली मोहल्ले में खुले कंप्यूटर या सिलाई सेंटर कोई भी सर्टिफिकेट बांट देते हैं जिनकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। समाधान: जर्मनी की तरह भारत में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे FICCI CII को परीक्षा लेने और सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपति द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट देखेगा तो वो तुरंत नौकरी दे देगा। घ. श्रम की गरिमा डिग्निटी ऑफ लेबर स्थापित करना। ये भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक चुनौती है। जर्मनी में एक मास्टर प्लम्बर या स्पेशलाइज्ड वेल्डर उतना ही कमाता है और समाज में उतना ही सम्मान पाता है जितना एक बैंक का मैनेजर। भारत में हमें ये मानसिकता बदलनी होगी कि केवल सूट टाई पहनकर बड़ी ई दफ्तर में बैठना ही सफलता है। जब तक हाथ से काम करने वाले कारीगर, ब्लू कॉलर वर्कर को समाज में सम्मान और बेहतरीन वेतन नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी माता पिता अपने बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग में नहीं भेजना चाहेंगे। निष्कर्ष: भारत को ये समझना होगा कि दुनिया के सारे बड़े आविष्कार और बेहतरीन उत्पाद केवल वातानुकूलित कमरों में बैठे डिग्री धारकों ने नहीं बनाए हैं, बल्कि उन लोगों ने बनाए हैं जिनके हाथों में ग्रीस लगा होता है और जो जमीन पर काम करते हैं। स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया जैसे नारे तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकते जब तक कि भारत अपनी शिक्षा प्रणाली को उद्योगों के साथ नहीं जोड़ देता। जर्मनी का डुअल एजुकेशन सिस्टम वो पुल है जो भारत के बेरोजगार युवाओं और कुशल कामगारों को तरसते उद्योगों के बीच की खाई को पाट सकता है। भारत में श्रम की गरिमा डिग्निटी ऑफ लेबर का अभाव शायद हमारी सबसे गहरी और जटिल सामाजिक बीमारियों में से एक है। यदि आप विकसित देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्डिक देशों पर नजर डालें तो पाएंगे कि वहां एक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर या कचरा उठाने वाला कर्मचारी भी समाज में उसी सम्मान के साथ सिर उठाकर चलता है जिस सम्मान के साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बैंक मैनेजर। वहां श्रम की गरिमा केवल एक नैतिक विचार नहीं है, बल्कि वह उनके समाज का एक जीता जागता सच है। भारत में इसे सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर स्थापित करना एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए हमें अपनी सदियों पुरानी मानसिकता की सर्जरी करनी होगी। आइए गहराई से विश्लेषण करते हैं कि भारत में श्रम की गरिमा को कैसे स्थापित किया जा सकता है। 1. बीमारी की जड़, हम काम को नीचा क्यों मानते हैं? समाधान से पहले कारण को समझना आवश्यक है। भारत में श्रम को हेय दृष्टि से देखने के मुख्य रूप से 2 ऐतिहासिक कारण हैं। जाति व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक बोझ। ऐतिहासिक रूप से हमारे समाज में श्रम का विभाजन जन्म और जाति के आधार पर हुआ। बौद्धिक या मानसिक कार्य मेंटल लेबर करने वालों को हमेशा शारीरिक कार्य फिजिकल लेबर करने वालों से श्रेष्ठ माना गया। हाथ से काम करने को अशुद्ध या निचले स्तर का मान लिया गया। औपनिवेशिक मानसिकता कॉलोनियल हैंगओवर। अंग्रेजों को राज करने के लिए बाबुओं क्लर्क्स की जरूरत थी।
उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई जहां सूट बूट पहनकर कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति धूप में पसीना बहाने वाले कारीगर से हमेशा बड़ा और साहब माना गया। आज भी वो साहब संस्कृति, वीआईपी कल्चर हमारे डीएनए में है। 2. बदलाव का खाका। भारत में श्रम की गरिमा कैसे स्थापित करें? इस गहरे सांस्कृतिक दोष को मिटाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ज्ञान का सही मूल्यांकन, रीडिफाइनिंग और इवैल्यूएटिंग नॉलेज। हमें ये गंभीरता से सोचना होगा कि हम ज्ञान का मूल्यांकन कैसे करते हैं। समाज में ये धारणा गहराई से बैठ गई है कि जिसके पास मोटी मोटी किताबें पढ़ने की क्षमता है वही ज्ञानी है। एक मैकेनिक जो गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनकर खराबी बता दे, या एक किसान जो मिट्टी और मौसम का सटीक आकलन कर ले, वो भी अपने आप में एक वैज्ञानिक है। हमारी शिक्षा प्रणाली को शारीरिक कौशल, फिजिकल स्किल्स को डिग्रीज के बराबर का शैक्षणिक वजन, एकेडमिक वेटेज देना होगा। जब तक स्कूलों और कॉलेजों में केवल रटने को बुद्धिमत्ता माना जाएगा, तब तक हाथ से काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलेगा। Image showing the income comparison between skilled blue-collar and white-collar jobs in developed nations. आर्थिक समानता। सम्मान हमेशा पैसे का अनुसरण करता है। इकोनॉमिक पैरिटी अर्थशास्त्र का एक कड़वा सच है। समाज उसी का सम्मान करता है जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। विकसित देशों में श्रम की गरिमा इसलिए है क्योंकि वहाँ न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज के कानून बहुत सख्त हैं। वहाँ एक बढ़ई कारपेंटर भी 1 घंटे का इतना पैसा कमा लेता है कि वो सप्ताहांत वीकेंड पर अपनी कार से परिवार को घुमाने ले जा सके और अच्छी जीवन शैली जी सके। भारत में शारीरिक श्रम करने वालों को दिहाड़ी मजदूर कहकर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। जब एक कुशल इलेक्ट्रीशियन को सम्मानजनक वेतन, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी मिलने लगेगी, तो समाज स्वतः ही उसके पेशे को सम्मान की दृष्टि से देखने लगेगा। नीति और प्रशासन का नजरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडाइम शिफ्ट। जो युवा आज अध्ययन कर रहे हैं और कल देश के नीति निर्माता या प्रशासनिक अधिकारी, यूपीएससी, एसएससी या राज्य सेवाओं के माध्यम से बनेंगे, उनकी वैचारिक नींव में ये बात होनी चाहिए कि देश वातानुकूलित कमरों से नहीं बल्कि जमीन पर काम करने वाले हाथों से बनता है। श्रम कानूनों, लेबर लॉज को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि ब्लू कॉलर कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की हीन भावना का सामना न करना पड़े। सरकारी ठेकों और टेंडरों में कामगारों के लिए उत्कृष्ट कार्य स्थितियां, वर्किंग कंडीशंस, सुरक्षा उपकरण और साफ सुथरे विश्राम गृह अनिवार्य किए जाने चाहिए। जब सरकार एक मजदूर के जीवन का सम्मान करेगी तो आम जनता भी करेगी। घर और स्कूल से शुरुआत, जापानी मॉडल का भारतीयकरण। मूल्यों की शुरुआत परिवार और प्राथमिक विद्यालयों से होती है। हमें बचपन से ही बच्चों के दिमाग से ये बात निकालनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे, नहीं तो क्या सड़क पर झाड़ू लगाओगे। ये वाक्य ही श्रम का सबसे बड़ा अपमान है। स्कूलों में बच्चों से उनकी कक्षाएं, खेल के मैदान और यहाँ तक कि शौचालय साफ करवाने की प्रथा, जैसे जापान में ओसोजी, सामान्य होनी चाहिए। जब घर का बच्चा अपनी प्लेट खुद धोएगा और अपने जूते खुद पॉलिश करेगा, तभी वो बाहर जाकर काम करने वाले सफाई कर्मचारी या मोची का असली सम्मान करना सीखेगा। भाषा और शब्दावली में बदलाव, लैंग्वेज मैटर्स। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हमारी मानसिकता को दर्शाते हैं। छोटा काम, नौकर, दिहाड़ीवाला जैसे शब्दों को सामाजिक संवाद से बाहर करना होगा। उनके स्थान पर प्रोफेशनल, कारीगर, शिल्पी या तकनीशियन जैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए। निष्कर्ष: श्रम की गरिमा स्थापित करना कोई सरकारी योजना नहीं है जिसका उद्घाटन किया जा सके। यह एक सांस्कृतिक विकास, कल्चरल इवोल्यूशन है। जब तक कोई भारतीय माता पिता गर्व से ये कहना शुरू नहीं करते कि मेरा बेटा एक बहुत ही कुशल प्लम्बर है या मेरी बेटी एक बेहतरीन कार मैकेनिक है, तब तक हम सुपर पावर बनने का केवल सपना ही देख सकते हैं। असली महाशक्ति वो राष्ट्र बनता है जिसका हर नागरिक, चाहे वो पेन पकड़ता हो या हथौड़ा आईने में खुद को और सड़क पर दूसरों को, पूरे आत्मसम्मान के साथ देख सके। यह चर्चा का एक अत्यंत ज्वलंत और आधुनिक विषय है। गिग इकॉनमी ने रोजगार के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। एक तरफ यह तकनीक और सुविधा का चमत्कार लगता है, लेकिन दूसरी तरफ श्रम और अधिकारों के दृष्टिकोण से देखें तो यह आधुनिक युग की डिजिटल जमींदारी का रूप लेता जा रहा है। जब हम भारत के संदर्भ में अर्थव्यवस्था, श्रम कानूनों और सामाजिक न्याय का समग्र मूल्यांकन करते हैं तो ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर या अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े लाखों युवाओं के श्रम का जो मूल्यांकन आज हो रहा है, उसमें कई गहरी विसंगतियां हैं। आइए इस पूरी व्यवस्था का एक विस्तृत और यथार्थवादी विश्लेषण करते हैं। 1. स्वतंत्रता का भ्रम और पार्टनर का मायाजाल।
गिग इकोनॉमी की बुनियाद एक बहुत ही आकर्षक वादे पर रखी गई थी। अपना बॉस खुद बने, बी योर ओन बॉस, और अपनी मर्जी से काम करें। कंपनियों ने बड़ी चालाकी से इन युवाओं को कर्मचारी, एम्प्लॉय कहने के बजाय पार्टनर या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कहना शुरू किया। विधिक छलावा, लीगल लूपहोल, पार्टनर या स्वतंत्र ठेकेदार, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कहने के पीछे एक बहुत बड़ी कानूनी चाल है। यदि कंपनी उन्हें कर्मचारी मान लेगी तो भारत के श्रम कानूनों, लेबर लॉज के तहत उन्हें न्यूनतम वेतन, पीएफ, ईएसआई, मैटरनिटी लीव और काम के तय घंटे देने पड़ेंगे। अधिकार शून्य, जिम्मेदारी पूरी। कागज पर वे पार्टनर हैं, लेकिन असलियत में उनके पास कोई अधिकार नहीं है। वे अपनी सेवा की कीमत खुद तय नहीं कर सकते, जो कि एक असली स्वतंत्र ठेकेदार करता है। कीमत, नियम और शर्तें सब कंपनी तय करती है। 2. एल्गोरिदम का बॉस, द टिरनी ऑफ एल्गोरिदम। गिग इकोनॉमी में एक इंसान का बॉस कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि एक निर्दयी सॉफ्टवेयर कोडिंग या एल्गोरिदम होता है। अदृश्य नियंत्रण। एक फैक्ट्री मजदूर अपने सुपरवाइजर से बात कर सकता है, अपनी मजबूरी बता सकता है, लेकिन एक डिलीवरी बॉय ऐप के एल्गोरिदम से बहस नहीं कर सकता। अगर बारिश हो रही है, ट्रैफिक है या बाइक खराब है, एल्गोरिदम कोई बहाना नहीं सुनता। रेटिंग का आतंक। रेटिंग सिस्टम। पूरी नौकरी 1 से 5 स्टार की रेटिंग पर टिकी है। ग्राहक का मूड खराब हो और वो 1 स्टार दे दे तो पार्टनर की आईडी ब्लॉक हो सकती है। इसे एल्गोरिदमिक मैनेजमेंट कहा जाता है, जहां बिना किसी मानवीय सुनवाई ह्यूमन एचआर के रोजगार छीन लिया जाता है। 3. आर्थिक और शारीरिक शोषण का नया मॉडल। श्रम की गरिमा के संदर्भ में गिग इकोनॉमी ने पीस रेट सिस्टम, प्रति काम भुगतान की क्रूर वापसी की है। खर्चों का बोझ मजदूर पर, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। पारंपरिक कंपनियों में काम करने के उपकरण कंपनी देती है। गिग इकोनॉमी में बाइक मजदूर की है, पेट्रोल मजदूर का है, मोबाइल डेटा मजदूर का है और सड़क पर होने वाली दुर्घटना का जोखिम भी उसी का है। कंपनी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, मध्यस्थ बनकर मुनाफा कमा रही है। इंसेंटिव का जाल, इंसेंटिव ट्रैप। शुरुआत में कंपनियों ने भारी इंसेंटिव दिए, युवाओं ने कर्ज लेकर बाइक खरीदी। अब जब बाजार पर कंपनियों का एकाधिकार, मोनोपोली हो गया है, तो उन्होंने प्रति डिलीवरी भुगतान पेआउट बहुत कम कर दिया है। काम के अमानवीय घंटे, एक सम्मानजनक आय। पेट्रोल और मेंटेनेंस निकालने के बाद तक पहुंचने के लिए एक युवा को दिन में 12 से 14 घंटे तक बाइक चलानी पड़ती है। 10 मिनट डिलीवरी के वादे ने डिलीवरी पार्टनर्स की जान को सीधे जोखिम में डाल दिया है। 4. सामाजिक सुरक्षा का पूर्ण अभाव, जीरो सोशल सिक्योरिटी। यह गिग इकोनॉमी का सबसे काला सच है। नो वर्क, नो पे। यदि कोई डिलीवरी बॉय बीमार पड़ जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसके घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा। उसके पास पेड सिक लीव जैसी कोई सुविधा नहीं है। पेंशन और भविष्य निधि। जब ये युवा 40-50 साल के होंगे और उनका शरीर 12 घंटे बाइक चलाने लायक नहीं रहेगा, तब उनके पास क्या बचेगा? उनके पास कोई रिटायरमेंट फंड या पेंशन नहीं है। ये आने वाले दशकों में भारत के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा करेगा। 5. समाधान और आगे का रास्ता, द वे फॉरवर्ड। इस शोषक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए मजबूत नीतिगत और विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कर्मचारी की नई परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट और नीति निर्माताओं को कर्मचारी की परिभाषा बदलनी होगी। ब्रिटेन, यूके के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसमें उबर ड्राइवर्स को स्वतंत्र ठेकेदार के बजाय वर्कर माना गया है, जो न्यूनतम वेतन और छुट्टियों के हकदार हैं। भारत को भी इस थर्ड कैटेगरी को कानूनी मान्यता देनी होगी। सामाजिक सुरक्षा कोष, सोशल सिक्योरिटी फंड। केंद्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में पहली बार गिग वर्कर्स को मान्यता दी गई है। इसके तहत प्लेटफॉर्म कंपनियों के टर्नओवर का 1-2% हिस्सा एक विशेष फंड में डालना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे इन युवाओं का स्वास्थ्य और जीवन बीमा हो सके। पारदर्शिता और सुनवाई का अधिकार। एल्गोरिदम और आईडी ब्लॉक करने की प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमन ग्रीवेंस रेड्रेसल अनिवार्य होना चाहिए। राज्य स्तरीय पहल। राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 पारित कर एक उत्कृष्ट शुरुआत की है। इस मॉडल को पूरे भारत में लागू किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। गिग इकोनॉमी ने भारत के लाखों युवाओं को उस समय रोजगार दिया जब उनके पास कोई विकल्प नहीं था, जो कि एक सकारात्मक पहलू है। लेकिन रोजगार का मतलब केवल जीवित रहने भर का पैसा, सर्वाइवल वेज देना नहीं होता। इसमें श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता शामिल होनी चाहिए।